Hello everyone. This is the chapter of class 5th subject science. Chapter name is the universe, हमारा ब्रह्मांड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे अपने सौर मंडल के बारे में। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, उनके नेम, उनका वर्क क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू सपोर्ट लाइफ। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है एक हमारे सौर मंडल में जो कि जीवन का आधार है, जिसे हम जीवन के आधार के नाम से जानते हैं। इट इज़ एट द करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो इसकी दूरी है सन से वह एक उचित दूरी पर है। मेकिंग इट नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। या ना तो ज़्यादा ठंडा है या ना तो गर्म है। ये पृथ्वी जो हमारी है ना तो ज़्यादा ठंडी है ना तो ज़्यादा गर्म है। द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ एक्ट्स एज ए ब्लैंकेट। हमारे वातावरण में जो अर्थ का काम होता है वो पूरी तरह ब्लैंकेट का तरह काम करती है, एक कंबल की तरह काम करती है। ये किस तरह काम करती है? प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये जो सन से आने वाली किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लांट्स एंड एनिमल आल मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। यहाँ पृथ्वी पर जीवन संभव है। यहाँ पर जो पानी उपस्थित है, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स हैं, सभी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के लिए यहाँ पे जीवन संभव है। हमारा जो ये प्लैनेट है, हमारा ग्रह है, इस पर सभी का जीवन संभव है, पॉसिबल है। द अर्थ इज़ ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का एक भाग है और ये सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती रहती है। फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, बट Copernicus said it was wrong. He said that it was Earth which actually revolves around the sun. बहुत लंबे समय पहले कुछ लोग ये सोचते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा गलत था। लेकिन जो कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यह गलत है। उन्होंने कहा जो पृथ्वी है एक्चुअली में वो सन की वो परिक्रमा करती है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन द स्काई इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। साइंस में जो साइंस में जो स्टार्स, जो तारे होते हैं और जो ग्रह हैं, उन सब का जो हम अध्ययन करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं, खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की अब जो आंतरिक बनावट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस फिल्ड विथ ओशियन, रिवर्स, माउंटेन्स एंड वैली। अर्थ एक बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा ग्रह भी है, सुंदर जगह भी है। ये किससे पूरी तरह भरा हुआ है? ओशियन से, महासागरों से, सागरों से, और रिवर्स से, माउंटेन्स से, पर्वत, पहाड़ी, घाटियाँ, सब से ये भरा हुआ है। इसी तरह ये बहुत खूबसूरत लगता है। दे आर ऑल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये पूरी धरती की सतह पर पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? ओशियन, रिवर, माउंटेन, वैली एट्सेट्रा, ये सब अर्थ की सरफेस पे पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट द अर्थ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये मानते हैं कि पृथ्वी की 3 लेयर हैं, अलग अलग लेयर होती हैं। फर्स्ट क्रस्ट है, सेकंड है मेंटल और थर्ड है कोर। क्रस्ट क्या होता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की बाहरी परत होती है। इट कंटेन्स रॉक्स, माउंटेन्स, वैली एंड ऑल अदर लैंड फॉर्म। इसमें जो इसमें ये कह रहे हैं कि जो इसमें कौन कौन से चीज़ आते हैं, इसमें जितने पहाड़ होते हैं, पत्थर हैं, वैली है, घाटियाँ हैं, और जितने भूमि से रिलेटेड जितने भी पेड़ पौधे, जंतु जितने भी आएंगे वो आउट मोस्ट लेयर पे पाए जाते हैं, यानी कि बाहरी परत पे ये सब पाए जाते हैं। बीच वाली परत कौन सी होती है? मेंटल होती है। ये क्रस्ट के नीचे वाली भाग होती है। ये बहुत ही गर्म होती है और यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो पिघले रहते हैं। जो पत्थर होते हैं, चट्टान होती है, वो पिघली हुई रहती है। कोर में क्या होता है? इट इज़ द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। या जो पृथ्वी है उसके सबसे अंदर की
अंदर की लेयर होती है, मिड पॉइंट में होती है, सेंटर में होती है। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इनफ टू कीप एवरी थिंग इज़ इन हॉट मॉल्टन स्टेट। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो भी चीज़ें रहती हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, मतलब मेल्ट हुई रहती हैं, इतना ज़्यादा वहाँ का टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट है द सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम द सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, मतलब 8 ग्रह हैं, सूर्य को और 8 ग्रह हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। ईच प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ। जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं इलिप्टिकल पाथ में, यानी दीर्घवृत्तीय पथ पर। टू प्लैनेट्स कैन नॉट रिवॉल्व ऑन द सेम पाथ। जो दो प्लैनेट्स होंगे, दो मतलब ये है, मीन्स ये है कि अगर एक तरह के जो 2 ग्रह होंगे तो वो एक ही तरह के पाथ पर नहीं चलेंगे, एक ही तरह परिक्रमा नहीं करेंगे, सेम पोजीशन उनकी नहीं हो सकती है। द पाथ इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। और जो ये पथ है, जो उनका मार्ग है चलने का, उसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं या कक्ष कहते हैं हिंदी में। प्लैनेट्स आल्सो स्पिन ऑन दियर एक्सिस। और जो प्लैनेट्स होते हैं वे अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वे अपने में तो घूमते रहते हैं, अपने घूमते घूमते वो सूर्य की भी परिक्रमा करते रहते हैं। तो जो अपने आप में घूमेंगे तो वो अपने एक्सिस पे घूमेंगे, तो इसका ये मतलब है। अब पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। द सन क्या है? द सन इज़ ए ह्यूज हाइड्रोजन बम। सन एक हाइड्रोजन बम, बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम है। इट इज़ ए बॉल ऑफ फायर। इट इज़ ए बॉल ऑफ फायर, या क्या है, आग का गोला है। द सन कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज। सूर्य में क्या होता है कि हाइड्रोजन मुख्य जो होता है हाइड्रोजन होता है, और इसमें हीलियम गैसेस भी होती हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज़ कवर्ड, जब हाइड्रोजन गैस से पूरी तरह ये कवर्ड हो जाता है और हीलियम गैस भी रहती है, ए ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट, तो उसमें क्या होता है, जो दोनों गैस से मिल जाती हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा में हीट क्या होती है, निकलती है, और लाइट भी निकलती है। लाइट एनर्जी रिलीज, इसमें जितनी ऊर्जा भी निकलेगी और हीट भी निकलेगी, गर्मी भी निकलेगी। सो द एनर्जी दैट रिसीव्ड ऑन द अर्थ इज़ सनलाइट। तो ये जो एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो ये जो हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, ये सूर्य का प्रकाश ही होता है जो उससे एनर्जी निकल रही है। मतलब ये कहने का मतलब जो एनर्जी उससे निकल रही है सूर्य से, वो सनलाइट के रूप में हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। द सन इज़ एक्चुअली ए स्टार कॉल्ड येलो ड्वार्फ, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। सन एक एक्चुअली क्या है, स्टार है, एक तारा है, जिसे क्या कहते हैं, येलो ड्वार्फ कहते हैं। या ना तो बहुत ही बड़ा है, ना ही बहुत छोटा है सन जो है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ से सन की जो दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। The sun is so big that more than 1 million Earth can be packed inside the Earth. सन इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी की मतलब 1 लाख पृथ्वी उसके अंदर समाहित हो सकती हैं, उसके अंदर आ सकती हैं। सन इतना ज़्यादा बड़ा है। द टेम्परेचर ऑफ सन्स सरफेस इज़ 6000 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है, सन का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सम फैक्ट अबाउट 8 प्लैनेट्स। अब जो 8 प्लैनेट हैं, सन को छोड़ के जो 8 प्लैनेट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मरकरी क्या होता है, बुध होता है। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, या सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सबसे पास ग्रह यही है। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। या दिन में क्या रहता है, बहुत ही गर्म रहता है, और ये जैसे ही नाइट होती है, रात होती है, तो वो ठंडा हो जाता है। यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। इट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 88 डेज। ये अपना एक परिक्रमा पूरा कितने दिनों में पूरा करता है, 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है।
एक चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगते हैं सूर्य का। तो यही कहने का मतलब है इसमें। जैसे हमारी पृथ्वी है तो उसको कंप्लीट करने में 365 डेज़ लगते हैं, तो इसको जो मरकरी है, बुध है, तो इसको 88 डेज़ लगते हैं। इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट विथ क्राफ्टर एंड क्रिप्स। ये या सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। ये यहाँ पे खड़ी चट्टान और ज्वालामुखी यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। वीनस, शुक्र ग्रह होता है एक। वीनस इज़ द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट टू द सन। वीनस दूसरा प्लैनेट है, किससे? सूरज से दूसरा प्लैनेट है। मतलब फर्स्ट पर कौन सा होगा? पहले सूर्य है, उसके सेकंड पर मतलब ये कहने का मतलब पहले सूर्य है तो सूर्य को छोड़ के सबसे पहला ग्रह मरकरी आएगा, उसके बाद में वीनस आएगा। वीनस में नेक्स्ट भी ये मतलब सेकंड प्लैनेट है। इट इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ एज ए ब्राइटेस्ट स्टार amongst ऑल द स्टार इन द स्काई। ये पृथ्वी से दिखाई तो देता है, एक चमकता हुआ तारे की जगह दिखाई देता है। हम आकाश में देखते हैं, शुक्र तारा होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चमकता रहता है, तो हम इसे अर्थ से देख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रभात का तारा कहा जाता है, प्रभात तारा या सुबह का तारा कहा जाता है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट विथ ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कह रहे हैं जो वीनस है वो सबसे गर्म है, मतलब ये भी गर्म प्लैनेट होता है, जिसके साथ इसका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इट इज़ कवर्ड विथ येलो क्लाउड्स। यहाँ पे जो येलो कलर के क्लाउड्स होते हैं वे इससे घिरे हुए रहते हैं, मतलब ये पूरा उससे घिरा हुआ है, येलो क्लाउड से पूरा घिरा हुआ है। इट कंप्लीट वन रिलेशन इन 224 डेज। जो इसका एक परिक्रमा पूरा करने में इसको कितने दिन लगते हैं? 224 दिन लगते हैं। किसकी पूरी कंप्लीट करने में? सन का। तो इस सन को जब एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करेगा तो इसको 224 डेज़ पूरा कंप्लीट लगते हैं। अर्थ तो आप जानते हैं जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं। अर्थ इज़ द नेक्स्ट प्लैनेट आफ्टर वीनस। वीनस के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट आता है वो है अर्थ, पृथ्वी। इट इज़ अ यूनिक फीचर विच मेक्स लाइफ पॉसिबल फॉर। यह एक बहुत ही अनोखा ग्रह है जहाँ पे सभी का जीवन संभव है। मार्स क्या है? मंगल। मार्स हैज़ डस्टी रेड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड विच मेक्स इट लुक रेड। मार्स ये पर क्या होता है? मतलब धूल भरी मिट्टी होती है, रेड कलर की धूल भरी मिट्टी होती है। या यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ की ये जो प्लैनेट है वो रेड कलर का दिखाई देता है, इसे रेड बनाता है। सो इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। किसे? मार्स को, यानी मंगल को कहा जाता है। मार्स आल्सो हैज़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपोर इन इट्स एटमॉस्फेयर। मार्स में क्या है कि ये बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन है और वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में वाटर वेपोर है, यानी कि जो जल वाष्प है और जो ऑक्सीजन है वहाँ के वातावरण में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर क्या होता है? बृहस्पति या गुरु जिसको कहते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड टेक्स अबाउट 12 years to revolve अराउंड द सन। जो जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। यह जो रिवोल्यूशन है, इसको जो परिक्रमा करने में 12 साल लग जाते हैं, मतलब सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में इसको 12 साल लग जाते हैं, लगभग 12 साल। It is the only planet that has 16 moons. It is made of gas, not rock. यह ऐसा ये ग्रह है जिसके 16 चंद्रमाएँ हैं, 16 मून्स हैं। तो ये किससे बने हुए हैं? ये कह रहे हैं ये गैस से बने हुए हैं, और ये ना कि उससे रॉक्स से नहीं बने हैं, ये केवल गैस से बने हैं। सैटर्न क्या होता है? शनि ग्रह।
सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद में जो सैटर्न है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहले पर आएगा आपका जुपिटर और सेकंड पे आएगा सैटर्न, तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर के बाद में। इट इज़ मेड अप ऑफ गैसेज, या गैसेज से मिलके बना हुआ है। इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ छल्ले हैं। द रिंग्स आर मेड ऑफ वाटर, आइस एंड पीसेस ऑफ रॉक। और जो इसकी जो रिंग बनी हुई है वो वाटर से, आइस से और जो चट्टान के टुकड़े हैं तो उनसे ही मिलके बने हुए हैं। जो इसका छल्ला बना हुआ है वो वाटर, आइस और चट्टानों के टुकड़े से मिलके बने हुए हैं। यूरेनस, यूरेनस आल्सो हैज़ रिंग्स अराउंड इट। यूरेनस के पास भी क्या होते हैं, चारों तरफ इसके छल्ले होते हैं, रिंग्स होती हैं। द रिंग्स आर मेड ऑफ ब्लैक रॉक्स। जो इसकी रिंग्स है, जो इसका छल्ला है वो ब्लैक रॉक यानी कि जो काली चट्टान होती है उससे मिलके बने हैं। इट इज़ मेड ऑफ गैसेस, या गैसेस से मिलके बने हुए हैं, पार्टिकुलरली मीथेन गैस विच गिव्स इट ब्लू ग्रीन कलर। जो यहाँ पर पार्टिकुलर मतलब निरंतर जो यहाँ पे मीथेन गैस होती है तो इसके कलर को ये पूरे तरह किस तरह बना देती है, मतलब उसको देती है ब्लू और ग्रीन कलर का यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसी कारण ये कलर इसका जो दिखाई दे रहा है ये ब्लू और ग्रीन कलर का ये प्लैनेट दिखाई देता है। यूरेनस हैज़ 5 मून्स। यूरेनस के पास भी 5 मून होते हैं, 5 चंद्रमा होते हैं। नेपच्यून, नेपच्यून इज़ ए ब्लू ग्रीन प्लैनेट। नेपच्यून क्या है, ये भी एक नीला और हरा ग्रह है। इट हैज़ फास्टेस्ट विंड अप टू 700 मील्स एन आवर। यहाँ पे जो हवा की गति है वो 700 मील एक घंटे में पूरा 700 मील की तेज़ी से चलती रहती है। इट टेक्स 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिलेशन अराउंड द सन। इसको कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में 165 साल लग जाते हैं, चंद्रमा की पूरी परिक्रमा करने में। तो ये नेपच्यून था। नेक्स्ट है मून। द मून क्या हो, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। द मून इज़ ए बॉल ऑफ आइस। चंद्रमा क्या है, एक बर्फ़ का बॉल है, बर्फ़ का गोला है। एंड रॉक हेड इन ऑर्बिट अराउंड दियर प्लैनेट्स बाय ग्रेविटी। और ये क्या है, अक्ष पर ये टिका हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है, ग्रेविटी है, यहाँ पे गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर इस प्लैनेट पर है। द मून इज़ अर्थ सैटेलाइट। मून को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। यहाँ पर चंद्रमा पर कोई भी वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर ऑन द मून मेक्स लाइफ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। यहाँ पर जो एयर है और वाटर की अनुपस्थिति है, मतलब यहाँ पे एयर और वाटर नहीं है यहाँ पर, इसी कारण जीवन असंभव है। यहाँ पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे जीवित नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर नहीं है। देयर इज़ नो वेदर ऑन द मून बट द टेम्परेचर इज़ हॉटर ड्यूरिंग द डे एंड कूलर ड्यूरिंग द नाइट ऑन द मून। कह रहे हैं इसमें जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो दिन में क्या रहता है, हॉट रहता है, और जब जैसे ही नाइट होती है तो वहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो ठंडा हो जाता है। कहाँ पर, मून पर। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, उनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। इट साइंस बिकॉज द सन लाइट फॉल्स ऑन इट। या क्यों चमकता है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। और क्या करता है, ये जो सन की लाइट जब इस पर पड़ती है तो इसको परावर्तित कर देता है, मतलब उसको भेज देता है दूसरी जगह पे। जैसे सन का लाइट उस पर चंद्रमा पे पड़ा तो चंद्रमा रिफ्लेक्ट कर देता है हमारे तक, पृथ्वी पर, इस तरह होता है। व्हेन इट इज़ इन द फ्रंट ऑफ अर्थ वी सी ए न्यू मून। जैसे ही हम पृथ्वी से देखते हैं, सामने देखते हैं, तो हमें एक नया चंद्रमा दिखाई देता है। इट टेक्स 11/3 सेकेंड फॉर द मून लाइट टू रीच अस वाइल द सन लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच अस। जो चंद्रमा का प्रकाश है हमारे तक पहुंचने में
वो 11/3 सेकंड होता है, जबकि जो सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचता है तो वो 8 मिनट लगता है, लगभग 8 मिनट हमारे तक पहुंचता है। द मून टेक्स अबाउट 1 मंथ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जो मून का जो रोटेशन है, एक चक्कर जो लगाता है पूरा सन का अपने एक्सिस पर, तो वो एक ही मंथ में कंप्लीट कर लेता है। इट आल्सो टेक्स द सेम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। द ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। इसमें ये कह रहे हैं जो मून्स है, इसमें जो इसका जो टाइम है, किसका, जो चंद्रमा का जो रिवोल्यूशन टाइम है, वो पृथ्वी के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो यहाँ की ग्रेविटी है वो 1/6 है, यहाँ की जो गुरुत्वाकर्षण है किसका, जो मून का है। कॉन्करिंग द मून। अगर आपको इसमें द मून में अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, अगर पूरी तरह डिटेल नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। डू यू नो द मून इज़ अबाउट 3,86,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून का जो चंद्रमा है उसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 3,86,000 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से वो इतना दूर है, हमारे पृथ्वी से इतनी दूर पर है, जो इसकी हमारे और चंद्रमा के बीच की दूरी है। कॉन्करिंग द मून। अब यहाँ पे जो इंसान हैं वहाँ पे कैसे विजय प्राप्त किए, कैसे वो गए वहाँ पे, इसके बारे में बताएंगे। कॉन्करिंग मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, मतलब वहाँ पे अपना झंडा लहराए, ये सब है। द अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट अपोलो 2 लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969 with 3 American astronauts, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। जो अमेरिकन एक स्पेस क्राफ्ट था, अंतरिक्ष यान था, अपोलो 2 इसका नाम था। तो ये लैंड किया था कहाँ पर, मून पर सबसे पहले ये लैंड किया था 21 जुलाई को 1969 को, और वहाँ पे 3 लोग गए थे, 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे, अमेरिका के थे वो। तो इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एडविन एल्ड्रिन थे और माइकल कॉलिंस थे, ये 3 लोग गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वे सबसे पहले ऐसे इंसान थे जो चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखे थे, उनका पहला मतलब निशान बन गया था वहाँ पर। नेक्स्ट है, ही एंड एल्ड्रिन स्टेड ऑन द मून फॉर 2.5 hours एंड कलेक्टेड रॉक सैंपल टू ब्रिंग बैक टू द अर्थ। वो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और जो उनके जो एल्ड्रिन थे, उनके जो मित्र थे, तो ये दोनों लोग चंद्रमा पर कम से कम 12.5 घंटे तक वो रुके थे, और वहाँ से उन्होंने वहाँ की जो चट्टानों का उन्होंने सैंपल लिया था और फिर वापस उसे धरती पर लेकर आए थे। लूनर इलिप्स, ये क्या होता है, चंद्र ग्रहण। When the earth comes between the sun and the moon, it blocks a lot of the sunlight from reaching the moon and creates a shadow। जब क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण बनता है, और जब इसकी छाया बन जाती है, इसमें क्या, इट ब्लॉक्स ए लॉट ऑफ द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून एंड क्रिएट्स शैडो। तो क्या होता है, जो सनलाइट होती है उसके ऊपर पूरी तरह से पड़ने लगती है, पृथ्वी के ऊपर तो पड़ती है लेकिन चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ पाती है। तो क्या हुआ, जब चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ पाएगी तो वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो ये क्या होता है, फिर वहाँ पे छाया बन जाता है, छाया बन जाता है, तो इसी के कारण इसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। डू यू नो ए लूनर इलिप्स कैन लास्ट अप टू मैक्सिमम 100 मिनट्स। जो चंद्र ग्रहण है उसका ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना हो सकता है, 100 मिनट तक ये रह सकता है, चंद्र ग्रहण का टाइम इतना समय तक रह सकता है।
तो ये चंद्र ग्रहण था। ये ज़्यादा जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है ये खासकर पूर्णिमा और अमावस्या पर ही होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड when the moon moves into the dark shadow of the earth it gets hidden from view। जब ऐसा होता है इस काल में क्या होता है, जब जो मून्स होता है, जो चंद्रमा होता है, वो डार्क शैडो में पृथ्वी का जो छाया पड़ती है उसके ऊपर वो मूव करता है, गति करता है, लेकिन क्या होता है ये अंधेरा वहाँ छा जाता है, इसके ऊपर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। दिस इज कॉल्ड ए लूनर इलिप्स और इलिप्स ऑफ द मून। तो इसको कहा जाता है, इसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब है सोलर इलिप्स। सोलर इलिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और इससे क्या होता है सनलाइट की जो सनलाइट का जो है वो रोकता है, मतलब उसका प्रकाश वो रोक लेता है। कौन प्रकाश रोक लेता है, चंद्रमा प्रकाश रोक लेता है, किसका, सूर्य का। और जब रोक लेता है तो पृथ्वी तक उसका प्रकाश पहुंच नहीं पाएगा और वो छाया बन जाता है। तो इसी को क्या कहा जाए, और सूरज पूरी तरह से छिप जाता है। इन टोटल सोलर इलिप्स लास्ट अप टू 7.5 मिनट। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, टोटल सोलर इलिप्स जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो 7.5 मिनट का होता है। ए टोटल सोलर इलिप्स अकर्स व्हेन द सन इज कम्प्लीटली हिडन बिहाइंड द शैडो ऑफ मून। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसमें क्या होता है, सूर्य पूरी तरह पृथ्वी की छाया में छिप जाता है, चंद्रमा की पूरी छाया में ये छिप जाता है। क्योंकि आप फिगर में देख रहे हैं इधर सूर्य है उधर पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी छाया को ये पूरी तरह से ये हाइड कर लेता है, मतलब इसके लाइट को पूरी तरह से क्या कर लिया है, छिपा रहा है। इसी तरह ये पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है। द सन मस्ट नेवर बी व्यूड विथ नेक्ड आई। कभी भी जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसे अपने नेक्ड आइज से नहीं देखना चाहिए। ड्यूरिंग द इलिप्स द सन रेज आर नॉट हार्श बिकॉज ऑफ द मून शैडो ऑन इट। क्योंकि इस समय जब ग्रहण होता है तो जो सूर्य की जो किरणें आती हैं वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। और क्या होता है, जब इसकी छाया पड़ती है, जब सनलाइट की इसके चंद्रमा के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे हानिकारक रेज हमारी बॉडी पर आते हैं या हमारी पृथ्वी पर आता है, तो इससे हमारे लिए वो नुकसानदायक रहता है। सो when you see the sun with all the rays of the sun including the harmful ones enter your eyes, तो जैसे ही आप सूर्य को देखेंगे तो क्या होगा, वो जो रेस निकल रही हैं सूर्य से पहले उस पर आई चंद्रमा पर, और चंद्रमा से वो क्या हुआ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं हमारे ऊपर, तो हम जब उसको देखते हैं अपनी नेक्ड आई से, अपनी आँखों से, नग्न आँखों से देखते हैं तो हमारे लिए वो नुकसानदायक ज़्यादा होती हैं और इससे कारण क्या हो सकते हैं, हम अंधे भी हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण हो तो अपनी नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऐसे ही बहुत तेज़ होता है और जब उससे निकलने वाली अल्ट्रा जो रेज़ होती हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं, जिससे इंसान अंधा भी हो सकता है। तो इसको देखने के लिए कुछ स्पेशल ग्लासेस बनाए गए हैं, कुछ ऐसे ही बहुत चीज़ें बनाए गए हैं, अरेंजमेंट किए गए हैं, टूल्स वगैरह। तो इसमें बताएंगे स्पेशल ग्लासेस आर रिक्वायर्ड टू व्यू द सोलर इलिप्स। इसमें विशेष तरह का एक चश्मा होता है, इसको ग्रहण को देखने के लिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देखने के लिए एक विशेष तरह का चश्मा रिक्वायर्ड किया जाता है। मैनी ऑब्जर्वेशन एंड प्लानिटेरियम्स मेक्स अरेंजमेंट फॉर व्यूइंग द सोलर इलिप्स व्हेन इट अकर। जब ये घटित होता है, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब घटित होता है, खासकर जब सूर्य ग्रहण घटित होता है तो इसको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में बहुत लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र भवन से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसको देखने के लिए। तो ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए उसको देखने के लिए जब ग्रहण होता है।
नेक्स्ट है द मून एंड टाइड्स इन द सी। अब कह रहे हैं चंद्रमा और जो समुद्री ज्वार होता है, मतलब जो समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा उठती हैं, तो इन दोनों का क्या एक दूसरे से रिलेटिव्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस ऑफ ओशियन एंड सीज इज कॉल्ड ए टाइड। जो अल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ द सरफेस ऑफ ओशियन, जो समुद्र और महासागरों में की सरफेस पर, इसके जो महासागर और जो समुद्र होते हैं, इसकी सरफेस का जो वाटर है वो कभी बहुत ज़्यादा उठता है, कभी बहुत कम उठता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को ज्वार कहते हैं या टाइड्स कहते हैं। टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून। यह क्यों होता है, जब समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और कभी कभी बहुत ही सिंपल रहती हैं, नॉर्मल फॉर्म में रहती हैं, तो ये क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जब अर्थ और मून के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होने लगता है, जब लगता है उसमें दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, तो इसी के कारण ज्वार ज़्यादा निकलते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं, मतलब उसकी लहरें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जैसे ही जो मून है वो जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इट सीम्स टू पुल द अर्थ वाटर टूवर्ड्स। तो क्या होता है, जो पृथ्वी पर जो पानी है वो पूरी तरह से उसको खींचता है, इट गिविंग राइज टू ए टाइड। और क्या होता है, जब वो पूरी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में लगा तो पूरी तरह से वो खींचने लगा, उस वाटर को पूरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसमें क्या होगा, टाइड्स निकलने लगते हैं, मतलब ज्वार निकलने लगते हैं। टाइड्स आर ऑफ टू काइंड्स, टाइड्स दो प्रकार के, ज्वार दो प्रकार के होते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड। हाई टाइड्स में क्या होता है, उच्च ज्वार में हाई टाइड्स अकर व्हेन द लेवल ऑफ द सी राइजेज। ये जब पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जब समुद्र में पानी के सतह या पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं। द हाइएस्ट टाइड्स अकर ड्यूरिंग द फुल मून और द न्यू मून्स नाइट्स। या कब होता है, जब पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है, तब ये ज़्यादातर घटित होता है। लो टाइड्स क्या होता है, लो टाइड्स निम्न ज्वर होता है, मतलब न्यूनतम ज्वर होता है। न्यूनतम ज्वर में क्या होगा, लो टाइड्स इज व्हेन द सी लेवल बिकम्स वेरी लो। इसमें जो सी लेवल होता है वो एकदम, ये कहते हैं, लो रहता है, इसका वाटर लेवल बहुत ही लो रहता है। एवरी 12.5 आवर्स वन हाई टाइड्स इज फॉलोड बाई वन लो टाइड्स। हम इसमें ये कह रहे हैं प्रत्येक 12.5 घंटे पे, मतलब 12.5 घंटे पे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, कभी हाई टाइड्स होता है, कभी लो टाइड्स होता है। व्हाट इज ए सुनामी, सुनामी क्या होता है, इन रियली सी वेव्स हैव नथिंग टू डू विद द टाइड्स। वास्तव में जो सी वेव्स होती हैं, मतलब समुद्री लहरें होती हैं, ये ज्वर की भांति नहीं होती हैं, मतलब इनकी जो लहरें होती हैं उनसे नॉर्मल नहीं होती हैं, ये बहुत ज़्यादा उनसे हाई होती हैं। सी वेव्स आर आल्सो नोन एज सिस्मिक वेव्स। जो समुद्री लहरें होती हैं इनको भूकंपीय लहर भी कहा जाता है, सिस्मिक वेव्स, इनको भूकंपीय लहर भी कहा जाता है, या उनके नाम से जानते हैं। वेव्स इज़ द कॉमन नेम फॉर ए सुनामी। और जो लहरें उठती हैं इनका कॉमन नेम, इनका क्या लिया जाता है, इनको सुनामी के नाम से कहा जाता है। सुनामी आर कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी और ओशियन फ्लोर। सुनामी किस कारण आता है, जब समुद्र में और सतह पर जब भूकंप आता है, मतलब समुद्र के अंदर में जब भूकंप आने लगता है तो उसका प्रभाव उसके फ्लोर पर पड़ता है, मतलब उसके सतह पर पड़ता है। दे क्रिएट वन और मोर लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेव्स रीचिंग मे बी टू ए हाई ऑफ मोर देन 100 फीट। तो ये क्या करते हैं, जो इनकी लहरें होती हैं 100 फीट ऊपर तक या उससे भी ज़्यादा तक ये पहुंचती हैं, और ये बड़े ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये लहरें होती हैं तो हमें ये बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं, मतलब इसके कारण बहुत तबाही हो जाती है इस सुनामी के कारण। तो इनकी लहरें इतना ज़्यादा होती हैं 100 फीट या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया सुनामी क्या होता है कि जो सी लेवल होता है निचला भाग होता है तो उसके अंदर भूकंप आता है। डू यू नो सुनामी कैन बी मिस्टेकन फॉर ह्यूज वेव्स बट द डिस्ट्रक्शन दे ब्रिंग विथ देम इन अनइमेजिनेबल। सुनामी एक ऐसा मतलब मिस्टेक हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी जो लहरें उठती हैं इसके कारण जो विनाश होता है वो अकल्पनीय होता है, मतलब हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना ख़तरनाक हो सकता है ये सुनामी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। द अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट। जो अर्थ है ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। द मून, जो पृथ्वी के पास एक प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम है मून, चंद्रमा। विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो कि ये पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। कौन परिक्रमा करता है? मून करता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैड ऑब्जेक्ट विच आर प्रोपेल्ड इनटू स्पेस बाय पावरफुल रॉकेट्स। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं ये इंसानों द्वारा बनाई गई रहती हैं और ये जो पावरफुल रॉकेट्स होते हैं इनको स्पेस में इनके द्वारा भेजा जाता है, मतलब रॉकेट्स के द्वारा इनको प्रेषित किया जाता है, वहाँ पे स्टेज किया जाता है, मतलब वहाँ पे रखा जाता है। अब कुछ ऐसे इसमें कॉमन नेम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो इंडियन के द्वारा बनाए गए हैं और इंडियन नेम इनको दिया गया है। IPS, IB, इनसैट 2A, इनसैट 2C, इनसैट 2B, ये सब कॉमन नेम हैं जो कि इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। These satellites are more than 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये जो सैटेलाइट अगर व्यवस्थित की जाती हैं तो पृथ्वी से 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर ऊपर हमारे यहाँ जो हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पर ये व्यवस्थित की जाती हैं। वेयर द अर्थ ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेयर, जो कि वहाँ पे ये पूरी तरह से जो पृथ्वी का गुरुत्व है और वहाँ का जो वातावरण है वहाँ से आप प्रभावित रहें। मतलब अगर ये है कि ग्रेविटी रहेगी तो इसका इफ़ेक्ट उतना ही रहेगा। इसी तरह इनको कहा गया है कि ये 300 किलोमीटर ऊपर ये सैटेलाइट को लगाया गया है। नेक्स्ट है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट क्या होता है? ये होता है मौसम उपग्रह। इससे हम मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कल कैसा मौसम होगा, आज कैसा मौसम, आने वाले 10 दिनों में 15 दिनों में कैसा मौसम होगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मीटोरोलॉजी यूज्ड वेदर सैटेलाइट। मीटोरोलॉजी मीन्स होता है मौसमी विज्ञान, मौसम विज्ञान होता है। इसका यूज़ वेदर को यानी मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ये सैटेलाइट वहाँ पे लगाया जाता है, हमारे पृथ्वी से दूर लगाया जाता है। These satellites are used to gather data on global basis for improvement of weather forecasting। ये सैटेलाइट का यूज़ किस लिए किया जाता है? जब ये ग्लोबल बेसिस यानी विश्व स्तरीय के आधार पर जो मौसम होता है उनका पूर्व अनुमान, मतलब पहले से जो जानकारी होती है उनके विकास को एक क्रमवार तिथियां संग्रहित करते हैं। मतलब ये है कि पूरी तरह गैथर करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं कई सारे डेट इतने दिनों के लिए ये पूरी तरह से कलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ 10 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। तो इस तरह ये पूरे ग्लोबल बेसिस पे इनको यूज किया जाता है, इनका यूज़ होता है। इट कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाउड्स, स्टॉर्म, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये हमें क्या क्या सूचनाएं देते हैं, जैसे बादल कैसे रहेंगे, तूफान आने वाला है या टेम्परेचर कैसा है,
तो इन सब का यूज़ इसके लिए किया जाता है। ये हमें इतनी सूचनाएं देते हैं इन सब के बारे में। सो इट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट वेदर इंफॉर्मेशन एंड यूज टू वार्न पीपल अबाउट स्टॉर्म, टॉर्नेड्सो एट्सेट्रा। तो इसमें ये कह रहे हैं जो इनका यूज़ किया जाता है वेदर इंफॉर्मेशन का, मतलब भविष्यवाणी की जाती है मौसम की, और इससे लोगों को सचेत किया जाता है। किससे? स्टॉर्म से सचेत किया जाता है कि आप पहले से देख लीजिए जहाँ पर भी है कि आप चाहे वहाँ को टीवी में देखिए चाहे मोबाइल फ़ोन्स में देखिए, तो मौसम की जानकारी दे दी जाती है कि कल क्या होने वाला है, तूफ़ान आने वाला है या भारी बारिश होने वाली है, कुछ भी है। तो इसलिए इसको बनाया गया है वेदर सैटेलाइट को। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार उपग्रह होता है, दूरसंचार, जिससे हम बातचीत करते हैं या टीवी देखते हैं। दीज आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन कन्वर्सेशन एंड टीवी प्रोग्राम अक्रॉस द अर्थ। इसका यूज़ टेलीफोन जो हम लोग बातचीत करते हैं और टीवी प्रोग्राम को देखते हैं तो उसको संचारित करने के लिए किया जाता है। दे आर इवन यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज थ्रू मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटर। इसका यूज़ खास के लिए किस तरह किया जाता है? जो हम लोग मैसेज सेंड करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में या कंप्यूटर के थ्रू, हम जो लोग मैसेज सेंड करते हैं उसका यूज़ किया जाता है, और जिसका हम लोग बेनिफिट अपने पृथ्वी पर इसका पा रहे हैं। तो इसको वहाँ पे सिचुएट किया गया है, हमारे पृथ्वी से बाहर ऊपर किया गया है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में 300 किलोमीटर का भी आपको बताया गया था कि वहाँ पे इसको सिचुएट किया गया है, व्यवस्थित किया गया है इन सारी सैटेलाइट्स को। डू यू नो द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च इन 1975 वॉज नेम आर्यभट्ट। जो सबसे पहली इंडियन सैटेलाइट थी, कृत्रिम उपग्रह था, उसे लॉन्च किया गया था कब? 1975 में, जिसका नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट वॉज द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर। जो आर्यभट्ट थे वो फेमस क्या थे? वो फेमस खगोलज्ञ थे, मतलब खगोलविद थे। हु वॉज फर्स्ट टू से, जो उन्होंने पहले कहा था द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, जो पृथ्वी का जो आकार है वो राउंड में है, मतलब एंड इट्स रोटेट ऑन, और ये क्या कर रहे हैं? गोलाकार में है, और ये अपनी धुरी पर ये रोटेट करती है, मतलब घूमती रहती है। तो ये आपका चैप्टर था, यहीं पे फिनिश होता है। सो थैंक्स टू एवरीवन।